हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आपकी जो तैयारी करवा रही हूँ सीटेट की फ्रेंड्स तैयारी करवा रही हूँ। सीटेट आपका फर्स्ट पेपर हो या सेकंड पेपर, दोनों ही पेपर में जो हिंदी रहती है वो सेम रहती है। ठीक है, केवल थोड़ा सा लेवल क्या होता है, हाई रहता है और थोड़ा सा लो रहता है। तो ये फ्रेंड्स जो मैं आपकी तैयारी करा रही हूँ, हिंदी फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों पेपर में आपके काम आएगी। ठीक है, तो जैसे कि फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं, भाषा शिक्षण के सिद्धांत जो है वो मैं नेक्स्ट क्लास में आप सभी को पूरा अच्छे से समझा और बता चुकी थी, जिसमें फ्रेंड्स मैंने आपको क्रियाशीलता का सिद्धांत बताया था। उसके बाद नेक्स्ट मैंने आपको रुचि का सिद्धांत बताया था कि किस प्रकार से बच्चों के अंदर इंटरेस्ट जगा करके बच्चों को किसी भी टॉपिक के बारे में समझाना है व पढ़ाना चाहिए। कोई भी पाठ, उनकी जो पाठ्य सामग्री है, पाठ्य पुस्तक है, विषय वस्तु है, उसको किस प्रकार से बच्चों को ईजी लैंग्वेज में बच्चों को पढ़ाएं, बताएं, समझाएं, इन सब चीज़ों के बारे में हो चुका था हम लोग का जो डिस्कशन है। उसके बाद फ्रेंड मैंने आपको बताया था अभिप्रेरणा के बारे में। ठीक है, किसका सिद्धांत मैंने बताया था, अभिप्रेरणा, और प्रेरणा का सिद्धांत क्या होता है, नियोजन, प्री प्लानिंग के बारे में मैं बता चुकी थी। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो है यहाँ पे निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत, जीवन से संबंधित करने का सिद्धांत जो है, ये सभी क्लास में फ्रेंड्स मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता चुकी हूँ। और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में थे, पूछे गए थे, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर मैंने आपको सब करा दिया था। ठीक है, तो आज की क्लास में फ्रेंड्स मैं आपको बताऊँगी, ये भी आपका हो गया था आवृत्ति का सिद्धांत, लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत। तो जिसने कल वाली क्लास नहीं अटेंड की होगी तो आप लोग चैनल पर है, जाकर के देख सकते हैं। सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आज का जो टॉपिक है वो है फ्रेंड्स हमारा शिक्षण सूत्र का सिद्धांत। शिक्षण सूत्र का सिद्धांत क्या क्या है, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला इसमें दिया गया है ज्ञात से अज्ञात की ओर, दूसरा दिया गया है मूर्त से अमूर्त की ओर, तीसरा दिया गया है सरल से जटिल की ओर। ठीक है, इसी प्रकार से फ्रेंड्स अनिश्चितता से निश्चितता की ओर बताया गया है, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर बताया गया है, आगमन से निगमन की ओर बताया गया है, और मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर बताया गया, विशेष से सामान्य की ओर, और 8वां पॉइंट है सरल से जटिल की ओर। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स शिक्षण सूत्र के जो सिद्धांत है उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। और आज की जो पूरी आपकी क्लास है ये रहेगी आपकी शिक्षण सूत्र सिद्धांत। ठीक है, इसके ऊपर हम बात करेंगे आज। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए बच्चे जो हैं, बच्चों द्वारा भाषा सीखने की जो प्रक्रिया का विश्लेषण करते हुए मनोवैज्ञानिकों ने भाषा शिक्षण के कुछ सामान्य नियमों का उल्लेख किया है, जिनका जो संक्षिप्त विवरण जो है वो फ्रेंड्स इस प्रकार से, जैसे ये आपका पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बताऊंगी इस प्रकार से। ठीक है, तो सभी लोग ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में हमेशा इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप लोग एक भी टॉपिक, मतलब एक भी मिनट की क्लास आप लोग वो मत कीजिएगा, मिस मत कीजिएगा, क्योंकि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आज की क्लास है और इससे आपको हमेशा क्वेश्चन आंसर देखने को मिलते हैं एग्जाम में। और मैं अभी आपको लास्ट में कराऊंगी भी, इसमें जितने क्वेश्चन आंसर आपके शिक्षण सूत्र से पूछे गए हैं उसको मैं आज की क्लास में आप लोगों को करवाऊँगी। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं शिक्षण सूत्र का। फर्स्ट है ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो पूर्व ज्ञान को आधार बनाकर शिक्षार्थियों को नवीन ज्ञान प्रदान करना, ये आपका कहलाता है ज्ञात से अज्ञात की ओर। जो बच्चों को ज्ञात है, जो बच्चों को पिछला नॉलेज है, उस नॉलेज के आधार पर उस नॉलेज को एक बेस बना करके उसी नॉलेज के आगे बच्चों को क्या करना, उनके शिक्षार्थियों को नवीन ज्ञान प्रदान करना। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि मनोवैज्ञानिकों का मत था कि बच्चों का जो मानसिक विकास है इतना नहीं होता कि वे जो अमूर्त चीज़ें, जो अब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं, उन अवधारणाओं को समझ सकें। ठीक है, अर्थात जब तक बच्चे, विद्यार्थियों के समझ कोई विषय वस्तु स्थूल रूप से प्रस्तुत नहीं की जाती, तब तक वे उसे विषय वस्तु से सूक्ष्म या अमूर्त रूप से विचार विमर्श नहीं कर सकते। तो ये फ्रेंड्स कहा गया है मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त मतलब फ्रेंड्स होता है जो उनको सामने दिखा करके किसी चीज़ को स्पष्ट रूप से बताया जाए। बच्चे जब देख करके समझेंगे, सीखेंगे तो उनको क्या होगा, आसानी होगा। ठीक है, और अगर वही चीज़ें बच्चों को अगर नहीं दिखाई जाएगी, केवल मुंह से बताया जाएगा, तो बच्चों को समझने में थोड़ा सा उनको क्या होगा, दिक्कत महसूस होगी और वो उनको कठिनाई आएगी। तो वही फ्रेंड्स कहा गया है, बच्चों को जितनी चीज़ें जो उनको पता है उन्हीं चीज़ों के बारे में उनको आगे का ज्ञान प्रदान करना, ये हमारा कहलाएगा ज्ञात से अज्ञात की ओर। ओके, आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया। ठीक है, अब इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट आपका दिया गया मूर्त से अमूर्त की ओर। क्या कह रहा है, सॉरी फ्रेंड्स, मैंने तो आपको मूर्त से अमूर्त की ओर। ठीक है, तो इसमें फ्रेंड्स कह रहा है मूर्त से अमूर्त की ओर। यहाँ पे बात हो रही है, शिक्षार्थियों को आरंभ में ऐसी बातों का ज्ञान कराना चाहिए जिसे वे छू सकें, देख सकें। तत्पश्चात उनको काल्पनिक अमूर्त का ज्ञान कराना चाहिए, जिस चित्र वस्तुओं के माध्यम से।
सॉरी फ्रेंड्स, मैंने ये टॉप पॉइंट इसमें बता दी, ये पॉइंट इसमें बता दिए, तो ठीक कोई बात नहीं, आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तो देखिए यहाँ पे जो मूर्त से अमूर्त की ओर, मूर्त की अमूर्त मैंने आपको बता दिया ना, जो चीज़ों को टच करके, देख करके, सुन करके, ये चीज़ आपको समझ में आ गया। तो मैं आपको यहाँ बता दूँ ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो देखिए फ्रेंड्स, में क्या होता है, इस नियम से अभिप्राय यह है कि बालकों को जो ज्ञान प्राप्त है वे उसी ज्ञान पर नए ज्ञान का नींव रखकर ज्ञात से अज्ञात की ओर अग्रसर होता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको इन दोनों चीज़ में डिफरेंस क्या है। मूर्त अमूर्त क्या है, देखी हुई चीज़ें, अमूर्त मतलब क्या है, जो ना देखे हैं बच्चे लोग। ठीक है, तो आई होप आप दोनों को इन दोनों में डिफरेंसेस समझ में आ गया है। अब हम बात करते हैं सरल से जटिल की ओर। ये क्या है, सरल से जटिल की ओर। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये इसका फ्रेंड्स स्पेलिंग होता है स्पेसिफिक टू कॉम्प्लेक्स। ठीक है, स्पेसिफिक टू कॉम्प्लेक्स। ओके, तो देखिए जो शिक्षार्थियों के अधिगम की शुरुआत जो है वो सरल बातों से करनी चाहिए। कोई भी जो स्टूडेंट है, फिर क्लास में जो बालक हैं, छोटे बालक हैं, बड़े बालक हैं, तो उन लोगों को कोई भी चीज़ सिखाने से पहले क्या है, उनसे जो उनका अधिगम का जो उनका टॉपिक है उसकी जो शुरुआत है ना फ्रेंड्स, उसकी जो शुरुआत करनी चाहिए वो हमें सरल सहज भाषा, उनकी मातृभाषा से स्टार्ट करनी चाहिए। तत्पश्चात क्या होगा, उनको जो जटिल अवधारणाएं हैं, जो उनकी भाषा अध्यापक को चाहिए कि किसी भी व्याकरण के संप्राप्त को बताने के लिए सरल उदाहरणों और तथ्यों की सहायता से जटिल की ओर समझाया जाए। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है, जैसा कि आगे मैंने बताया वैसे यहाँ पे भी है। इस नियम के अनुसार यह होता है कि विद्यार्थियों को पहले सरल शब्दों, वाक्यांशों, मुहावरों, गीतों आदि का ज्ञान कराना चाहिए। उसके पश्चात उसे विषय के कठिन भागों को से अवगत कराना चाहिए। मतलब कि फ्रेंड्स यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि बच्चों को जो आ रहा है, जो उनको बच्चों को आता है, उन चीज़ों को पहले बताया जाए। उसके बाद जब बच्चों को वो चीज़ें आ जाएंगी तो उसके बाद उनको सरल से जटिल की ओर लेके जाए, फिर उनको कठिन की ओर लेके जाएं, फिर उनको समझाएं, उनको बताएं और उनकी सरल भाषा में समझाएं उनको। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स आपका हो गया सरल से जटिल की ओर। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ तक आई होप आप सभी को समझ में आ गया तीनों पॉइंट। अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे बता रहे हैं ना स्वार्थी। देखिए यहाँ पे एक शब्द मिल गया बच्चों को, स्वार्थी। तो कोई बच्चे होते हैं इसका क्या करते हैं, संधि विच्छेद नहीं कर पाते, तो टीचर्स को इस स्वार्थी का पहले स्वाधनार्थी बच्चों को इस प्रकार पढ़ाना चाहिए। स्वाधनार्थी जो हो गया उसको दीर्घ स्वर लगा हुआ है, तो यहाँ पे स्वार्थी हो गया। ठीक है, तो उसके बाद बच्चों को फिर भी अगर ना समझे तो उसको और तोड़ के बच्चों को बताना चाहिए। ठीक है, और सरल करके उसको बताएं। ये तो क्या है, इसको जटिल है, बच्चे ये उसको नहीं समझ पाएंगे, फिर बच्चों को इस स्टेप पे लेके जाएं, फिर उसके बाद बच्चों को इस स्टेप पे लेके जाएं। ओके, तो इस स्टेप से बच्चों को इस प्रकार समझाएं, जैसे स्वाधन आधन थी, तो क्या हो जाएगा, स्वार्थी। ओके, तब बच्चे क्या हो जाएंगे, सरल भाषा एकदम इजी लैंग्वेज में बच्चों को समझाएंगे तो बच्चे अच्छे से समझ लेंगे और उनको स्पष्ट, जो आपके क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड है, वाइट बोर्ड है, या फिर आपकी क्लास में जो भी उपलब्ध है, या फिर पेन है, कॉपी है, तो बच्चों को ऐसे सरल भाषा में उनको समझाने की कोशिश की जाए। बच्चे जो कोई कठिन वर्ड है उसको नहीं बोल पा रहे तो उसको तोड़ करके बच्चों को पढ़ाना सिखाएं। ये सब कार्य जो है वो टीचर्स का है। ओके, यह नियम यही कहता है कि बच्चों को पहले सरल शब्दों में, वाक्यांशों में, मुहावरों में, गीतों आदि का ज्ञान कराना चाहिए। उसके बाद क्या है, उसे उस विषय वस्तु से अवगत कराना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये हो गया। अब इसके बाद फ्रेंड्स पॉइंट है आपका पूर्ण से अंश की ओर। पूर्ण से अंश की ओर, तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें कह रहा है कि अधिगम कराए जाने से पहले पाठ का सारांश प्रस्तुत करना चाहिए। उसके बाद विभिन्न अंशों का, जैसे एक बड़ी कविता को पढ़ाने के लिए भाषा अध्यापक उससे विभिन्न अंशों में बढ़कर भाव विभक्ति करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ जो बच्चों को कोई भी टीचर है जब उसको पढ़ा रहा है, किसी भी चीज़ का उसको सिखा रहा है, अधिगम करा रहा है, तो उसको चाहिए कि वो जो भी पढ़ा रहा है, जो भी उसको समझा रहा है, उसको समझाने से पहले, अधिगम कराने जाने से पहले उसको पाठ का सारांश जो है वो उसको प्रस्तुत करना चाहिए। ठीक है, ताकि बच्चों को पता चल जाए कि इस पाठ में, इस विषय वस्तु में क्या है, इसका लक्ष्य क्या है। उसके बाद विभिन्न अंशों का, जैसे कि एक बड़ी कविता को पढ़ाने के लिए भाषा अध्यापक को उसे विभिन्न अंशों में बांटकर भाव विभक्ति करना चाहिए कि इसमें से इसका क्या भाव प्रकट हो रहा है। इसके बताने के बाद ही बच्चों को अच्छे से समझा हुआ सिखा सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगर फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है विशिष्ट से सामान्य की ओर। ठीक है,
यहाँ पे बात हो रही है विशिष्ट से सामान्य की ओर। इसमें देखिए फ्रेंड्स क्या कहा जा रहा है, सर्वप्रथम शिक्षार्थियों को एक विशेष उदाहरण के द्वारा विषय के अर्थ को स्पष्ट करना चाहिए। उसके उपरांत अन्य उदाहरण देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद उसको क्या हो, अन्य उदाहरण देते हुए विषय का सामान्यीकरण करना चाहिए। जैसे कि आगमन विधि द्वारा विशेषण विषय को पढ़ाने के लिए अध्यापक विशिष्ट उदाहरणों से की सहायता से सामान्य नियमों का निर्माण करता है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बात हो रही है विशिष्ट से सामान्य की ओर। ठीक है, विशेष से सामान्य की ओर, स्पेसिफिक टू जनरल की बात हो रही है। तो यहाँ इस नियम में फ्रेंड्स क्या होता है ना, इस नियम में जो बालक होता है, बालक को विशेष ज्ञान से, जो एक विशेष ज्ञान होता है, उस विशेष ज्ञान से, स्पेसिफिक ज्ञान से सामान्य ज्ञान की ओर ले जाना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है, पहले क्रियाओं को प्रस्तुत किया जाए। ठीक है, पहले जो उनकी क्रिएटिविटी है उसको प्रस्तुत किया जाए, फिर उसके बाद जो सामान्य निष्कर्षों पर पहुंचा जाए। ठीक है, यही बात यहाँ पे कह रहा है कि पहले आगमन विधि द्वारा विशेष विषयों को पढ़ाने के लिए अध्यापक विशिष्ट उदाहरणों से सहायता से सामान्य की ओर का निर्माण करता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये बात कही जा रही है। तो चलिए यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया विशिष्ट से सामान्य की ओर क्या मैं बताई। तो इतना पॉइंट जो है ये आप सभी को आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको डाउट है तो आप तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो इसके आगे मैं बढ़ती हूँ। इसके आगे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया गया है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। कह रहा है एनालिसिस टू सिंथेसिस। ठीक है, इसमें कह रहा है कि जो विश्लेषण का अर्थ होता है तोड़कर पढ़ाना। ठीक है फ्रेंड्स, विश्लेषण का अर्थ क्या है, तोड़कर पढ़ाना, जबकि संश्लेषण, ठीक है, संश्लेषण का अर्थ क्या होता है, जोड़कर पढ़ाना। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग, जोड़कर पढ़ाना तोड़कर पढ़ाना का मतलब क्या होता है, अभी मैं उसको भी आपको पूरा विस्तार से बताती हूँ। ठीक है, देखिए इसके बाद कह रहा है भाषा के शिक्षक को संधि जैसे विषय को पढ़ाते समय विभिन्न शब्दों का वर्ण विन्यास करके वर्णों का वर्णों से मेल समझाने के लिए विश्लेषण करना पड़ता है, ताकि उन्हीं वर्णों से शब्दों के निर्माण के दौरान संश्लेषण करते हुए पढ़ाना पड़ता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो बात कह रहा है कि देखिए विश्लेषण का मतलब इन्होंने बताया तोड़कर, कोई भी जो शब्द है, कोई भी वाक्य है, उसको तोड़कर पढ़ाना। ठीक है, वो क्या कहलाता है, वो आपका विश्लेषण कहलाता है। अब वहीं पे अगर संश्लेषण का अर्थ होता है जोड़कर पढ़ाना। ठीक है, कोई भी चीज़ क्या है उसको जोड़ करके पढ़ाई जाती है। जैसे कि विद्यार्थियों के मत को पुष्टि करने के लिए अथवा शंकाओं को दूर करने के लिए, बच्चों के मन में बहुत सी शंकाएँ होती हैं ना, उनकी शंकाओं को भी दूर करने के लिए अध्यापक को जो विषय वस्तु है उसको विश्लेषित अर्थात अलग अलग करते हुए उन्हें स्पष्ट कराना चाहिए। ठीक है, और इसी के अलावा अगर विद्यार्थियों को स्पष्ट एवं सामान्य विचार बनाने के लिए उन्हें विषय वस्तु को एक साथ मिलाकर भी स्पष्ट करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि बच्चे क्या हैं, बच्चों को अगर नहीं समझ में आए तो केवल आप तोड़कर ही पढ़ा सकते हैं। बच्चों को तोड़कर पढ़ना अगर आता है तो उनको जोड़कर भी पढ़ाना सिखाना चाहिए। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पे देखिए दिया गया है पावन, तो पावन वर्ण विस्तार का वर्ण विच्छेद आप करके बच्चों को पढ़ा सकते हैं। पा का मतलब होता है पा धन आ धन वा, तो ये तो जो आ और ओ है इसको मिला करके ओ बन गया आपका। ठीक है, इसी प्रकार देखिए आ ना आ, तो यहाँ हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे पावन हो गया। ओके, अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स दिया गया है शिवाई। ठीक है फ्रेंड्स, नीचे क्या लिखा गया है, शिवांगी लिखा गया। शिवांगी का फ्रेंड्स देखिए पहले सा है, फिर ई है, फिर वा है, फिर आ है, फिर ग है, फिर ई है, तो ये फ्रेंड्स क्या हो गया, शिवांगी। ठीक है फ्रेंड्स, किस प्रकार से ये बन गया शिवांगी। ओके, तो इस प्रकार से बच्चों को तोड़ के इस तरीके से तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद फिर बच्चों को जोड़ना सिखाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप बच्चों को तोड़ के पढ़ा सकते हैं, फिर उसके बाद बच्चों को आप जोड़ कर भी पढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप पढ़ाएंगे तो बच्चों को क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी समझने में। ठीक है, तो यही फ्रेंड्स रहा आपका जो शिक्षण सूत्र मैंने आपको बताया, यही सब है कि आप उसको बोलते हैं शिक्षण सूत्र बोला जाता है। शिक्षण सूत्र के सिद्धांत हैं ये सब। इसके बाद 2 सिद्धांत और बचते हैं फ्रेंड्स, उसको भी मैं आपको टॉपिक वाइज बताती हूँ। नेक्स्ट फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे दिया गया है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। क्या बताया जा रहा है, प्रत्यक्ष चीज़ों से अप्रत्यक्ष की ओर। ठीक है, इसको भी मैं आपको बहुत अच्छी और सरल भाषा में समझाती हूँ, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर क्या होता है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष की ओर का मतलब है शिक्षार्थियों को पहले प्रत्यक्ष ज्ञान देना चाहिए। जो चीज़ें उनके सामने हैं, ठीक है, उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। जो प्रत्यक्ष बच्चे ज्ञान को देख रहे हैं, देखते हुए बच्चे सीखते हैं, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष चीज़ें। उसके अलावा अप्रत्यक्ष जो होती है, प्रत्यक्ष ज्ञान में शिक्षार्थी जो देखता है उसे सरलता से ग्रहण कर लेता है, जबकि अप्रत्यक्ष ज्ञान को ग्रहण करने में उसे कठिनाई आती है।
तो देखिए फ्रेंड्स, इसीलिए जो हमारी सरकार है उन्होंने जो है स्कूल में भी वीडियो वगैरह चलाने का आदेश दिया है कि स्कूल में क्या है इस टाइम पे उनको क्या बोलते हैं उसको फ्रेंड्स, सॉरी, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, पिक्चर के माध्यम से बच्चों को समझाया सिखाया जाए। बुक में भी आप लोग देखते रहेंगे, ये बुक में भी बच्चों के लिए क्या है रंग बिरंगी चित्र बनाए रहते हैं ताकि बच्चे उनके देख करके अच्छे से समझ और सीख के अपना अधिगम को कर सके, ठीक है, अपनी भाषा अर्जन को सीख सकें। तो यहाँ फ्रेंड्स यही है, पहले बच्चों को प्रत्यक्ष चीज़ें बताई चाहिए, उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग बच्चों को अप्रत्यक्ष चीज़ों के बारे में भी समझाना बताना चाहिए, ठीक है, ताकि उनके जो अधिगम में कोई भी कठिनाई ना आए, कोई भी समस्या ना आए, तो वो लोग अपना अच्छे से समस्या का समाधान भी कर सकते हैं और अच्छे से सीख भी सकते हैं, ठीक है, सरल और सहज भाषा में। अब फ्रेंड्स लास्ट एंड नेक्स्ट है आपका अनिश्चितता से निश्चितता की ओर। देखिए फ्रेंड्स, जो अनिश्चितता से निश्चितता की ओर है, इसमें कह रहा है फ्रेंड्स कि बालक को ज्ञान होता है पर निश्चित और अस्पष्ट उसके ज्ञान को शुरुआत मानकर उसे निश्चित ज्ञान की ओर अग्रसर करना चाहिए, ठीक है, उसके ज्ञान को क्या शुरुआत मानकर उसके ज्ञान की ओर निश्चित ज्ञान की ओर अग्रसर करना चाहिए। तो इसमें कह रहा है फ्रेंड्स निश्चितता से निश्चितता की ओर कि जो विद्यार्थी के मस्तिष्क में दैनिक जीवन के अनुभवों से कुछ अनिश्चित धारणाएं निर्मित होती हैं, ठीक है, जिसकी कोई सीमा नहीं होती है। इन्हीं अनिश्चित धारणाओं पर विचार विमर्श करने में उपरांत उसके विचार किसी एक पर निश्चित रूप धारण कर लेते हैं, जिसके पश्चात क्या होता है उनका ज्ञान जो है वो अनिश्चित से निश्चित रूप धारण करता है, ठीक है, अनिश्चित से निश्चित का रूप धारण कर लेता है। तो ये फ्रेंड्स क्या रहा आपका अनिश्चितता से निश्चितता की ओर। तो आई होप फ्रेंड्स आप सभी को जो मैंने आज शिक्षण सूत्र बताया इससे रिलेटेड जितना भी मैंने बताया, आई होप आपको आपके एग्जाम में आएगा तो आप सभी क्वेश्चन आंसर अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। आई होप आप सभी क्लास आज की अच्छी लगी होगी।